हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, इस लेसन का अमालगमेशन का जो है एक हिस्सा जो था अमालगमेशन, जिसके अंदर दो मेथड थे परचेजर के, आपके परचेज और मर्जर, और वेंडर की बुक में रियलाइजेशन के थ्रू जो अकाउंटिंग होती वो मैंने आपको कंप्लीट कराई। अब इसके बाद इस लेसन का जो नाम है अमालगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, तो रिकंस्ट्रक्शन जो है जिसको अपन पुनर्निर्माण कहते हैं वो मैं इस वीडियो से आपके स्टार्ट करा रहा हूँ। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि जो कंपनी खुद के बिजनेस को किसी को बेचेगी नहीं बल्कि वो रिकंस्ट्रक्ट करेगी। इसके दो तरीके होते हैं, एक तो होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब ये होता है कि कंपनी, ये नीचे मैंने बहुत सारे एडजस्टमेंट्स लिखे हैं, सारी एंट्रीज और क्या होती है, तो वो सारी चीज़ों को करते हुए उसका मोटिव ये होता है कि वो अपनी लायबिलिटीज़ को कम करे, अपने लॉसेस को रिटर्न ऑफ करे, जिससे कि पुरानी कंपनी जो है वापस से नए सिरे से स्टार्ट कर पाए। बेसिकली देखिए कि अमालगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी करती है उसका मेन रीज़न ये होता है कि कंपनीज में एक चीज़ होती है कि कंपनी को अगर पहले से कोई प्रीवियस लॉस पड़ा है बैलेंस शीट में, तो कंपनी तब तक कोई प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में नहीं बांट सकती है जब तक कि कंपनी जो उस लॉस को राइट ऑफ नहीं कर देती। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है कंपनी के लिए कि कंपनी लॉस को राइट ऑफ करेगी तो डिविडेंड देगी। तो कंपनी इस सर्कल के अंदर जो है वो पूरी तरह से फंस जाती है कि भाई पहले तो लॉस राइट ऑफ करे और उसके बाद वो डिविडेंड दे। तो उसके अंदर क्या होता है कि बहुत लंबा टाइम निकल जाता है। जैसे मान लीजिए कंपनी ने लास्ट 2-3 साल से लॉस उठा रही थी, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट हुआ और इस साल कुछ रीजनेबल प्रॉफिट हुआ है तीसरे चौथे साल, जब कंपनी अपना डिविडेंड जो है वो दे सकती है। लेकिन दिक्कत ये है कि इस साल प्रॉफिट में से पहले कंपनी को पुराना लॉस जो है वो क्या करना है, रिटर्न ऑफ। तो ऐसा करते करते एक लंबा टाइम निकल जाता है और आजकल जो हमारी जो पर्सनैलिटी है, हम इतना पेशेंस नहीं करेंगे कि 3-4 साल तक अगर वो आपको डिविडेंड नहीं दे और आप कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, आप वहाँ से अपने शेयर्स को बेचकर कहीं और इन्वेस्ट करना चाहोगे और ऐसा करने से कंपनी जो है वो पूरी बंद हो जाएगी। तो इसीलिए अपन रिकंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि जैसे ही हमको लगता है कि कंपनी का अब ख़राब टाइम निकल गया है और कंपनी अब नए सिरे से काम कर रही है, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो पुराने लॉसेस को किसी ना किसी तरीके से सेटल्ड करके और अब जो प्रॉफिट हम कमाए उसको हम डिविडेंड्स के रूप में बांट दें। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में बेसिकली कंपनी खुद ही सारे एडजस्टमेंट्स करती है अपनी कैपिटल में, एसेट्स में, लायबिलिटीज़ में, जिससे कि लॉसेस को राइट ऑफ करे और अब जो प्रॉफिट हो उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर ले। लेकिन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जो होता है वो अलग होता है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी अपने बिजनेस को बंद कर देती है और बंद करके एक नई कंपनी खुद ही बनाती है, जिसमें पुरानी कंपनी मान लीजिए एक्स लिमिटेड है, तो वो एक्स लिमिटेड 2021 के नाम से एक नई कंपनी बना देगी। और इसमें बेसिकली कौन सा मेथड यूज़ होता है, परचेज मेथड। तो परचेज मेथड में ये रहता है एक फ़ायदा कि परचेज मेथड में हम पुराने बिजनेस का कोई भी एक्सपेंसेस या लॉसेस जो है उसको आगे नहीं लाते हैं, और उसको आगे नहीं लाने के कारण बिजनेस का जो लॉस होता है पुराना, वो पुराने बिजनेस में रह जाता है। तो अभी हम जो प्रॉफिट अर्न करेंगे उसको नए सिरे से काम में ले सकते हैं और उसको डिविडेंड के रूप में बांट सकते हैं। तो अभी मैं आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, क्योंकि ये लेसन मैंने आपको पहले शुरू से ही बताया है कि एक यूनिट का एक लेसन है और इस कारण से इस यूनिट के अंदर एक लेसन होने के कारण इसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल सारी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने अमालगमेशन के अंदर भी परचेज और मर्जर मेथड का सारा आपको डिस्क्रिप्शन बताया। वैसे रिकंस्ट्रक्शन के बारे में मैं डिटेलिंग आपको पूरी बता रहा हूँ और बुक में भी ये सब दिया हुआ है। तो हिंदी हो या इंग्लिश बुक, आपको ये जो थ्योरी में समझा रहा हूँ तो ये सारी की सारी आपके बुक में गिवन है, तो वहाँ से भी आप इसको और डिटेल से पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। सबसे पहले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो होता है, जिसके अंदर पहला जो स्टेप होता है वह है अंश पूंजी में परिवर्तन, यानी कि अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल। यानी कंपनी अपनी शेयर कैपिटल में कुछ चेंजेस करके कुछ नई कैपिटल जनरेट करती है या कुछ कम ज़्यादा जो भी करती है, और उसको बहुत डिटेल से क्वेश्चंस के अंदर बताया गया है और यहाँ थ्योरी में भी बताया है। तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है बताते हुए चलता हूँ। सबसे पहला है कि अंश पूंजी में वृद्धि करना, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। तो कई बार क्या होता है कि कंपनी की जो ऑथोराइज कैपिटल होती है, भी कंपनी मैक्सिमम इतने शेयर इशू कर सकती है, वो लिमिट कंपनी की हो जाती है ख़त्म। तो कंपनी अगर अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ करना चाहती है, एक्सटेंड करना चाहती है, तो कंपनी क्या करेगी कि अपनी शेयर कैपिटल को, ऑथोराइज कैपिटल को इंक्रीज़ करा देगी। कि भाई जैसे मान लीजिए कंपनी की शेयर कैपिटल ऑथोराइज 100 करोड़ थी और कंपनी ऑलरेडी 100 करोड़ शेयर जो है रुपए के इशू कर चुकी है,
तो कंपनी क्या करती है कि अपनी ऑथराइज कैपिटल को 150 करोड़ करा देगी, और 150 करोड़ कराने से जो 50 करोड़ का जो उसको एक बेनिफिट मिला है एक्स्ट्रा और शेयर इशू करने का, उससे नई अमाउंट उसकी जनरेट होगी और नया पैसा मिलेगा उसको, और तो उससे फिर वो अपने इन्वेस्टमेंट करके अपने बिजनेस को थोड़ा सूटेबल करने की कोशिश करती है। फिर सेकंड है अनिर्गमित अंश को रद्द करना, कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर्स। जैसे कंपनी, पहले पॉइंट के अंदर तो ये है कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कम पड़ रही है और कंपनी ने उसको एक्सटेंड कराया। सेकंड पॉइंट में कंपनी में उल्टा हो रहा है कि कंपनी मान लीजिए 100 करोड़ की कैपिटल थी और कंपनी उसको जो है, कंपनी ने भी 50 करोड़ रुपए के शेयर इशू करे, और कंपनी चाहती है कि नहीं भाई हमारी जो कैपिटल है वो 50 करोड़ पे ही कंप्लीट हो जाए, हम उसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते। तो ये जो पॉइंट्स है फर्स्ट और सेकंड और जो भी ये पॉइंट्स है, इससे कंपनी को कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, बस ये सिर्फ एक तरह का, यहाँ पे अपन ने लिखा भी है, परिवर्तन हो रहा है, शेयर्स कैपिटल को कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, पैसा मिल भी रहा है, लेकिन वो कोई एक फ़ायदा या वो एक नुकसान के तौर पर अपन उसको नहीं मान सकते हैं। तो कंपनी ने अपनी ऑथराइज कैपिटल जो 50 करोड़ थी अभी और बाकी पड़ी थी 50 करोड़ की, तो कंपनी ने 100 करोड़ में से 50 करोड़ के शेयर इशू कर दिए, 100 करोड़ में से 50 इशू करे और 50 के बाकी थे, तो वो 50 कंपनी ने कैंसिल कर दिए और ये मान लिया कि हमारी अब होल लाइफ ऑथराइज कैपिटल है वो 50 करोड़ ही रहेगी। लेकिन देखा जाए तो उससे कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है, लेकिन हाँ वो ऑथराइज कैपिटल फिक्स हो गई कि इससे ज़्यादा शेयर कंपनी कभी इशू नहीं करेगी। फिर उसके बाद अंश पूंजी का समेकन और चकबंदी करना, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में काफ़ी काम आता है। चकबंदी का मतलब होता है या समेकन का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल। यानी कंपनी के पास अगर छोटे छोटे वैल्यू के शेयर हैं, जैसे 5 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, तो कंपनी छोटे छोटे मूल्य के शेयर्स को बड़े मूल्य में कन्वर्ट करती है, उसको अपन कहते हैं समेकन या चकबंदी। जैसे गाँव में खेतों के लिए एक वर्ड होता है चकबंदी, कि गाँव के अंदर ये होता है कि लोग बहुत बड़ी बड़ी, या अपने यहाँ मारवाड़ में बहुत बड़ी बड़ी मोटी जो है वो पाल बनाते हैं, जिसको दोरा बोलते हैं। तो दोरा बनाते हैं, जब बनाते हैं तो वो 3-4 फीट का है, लेकिन हमारे यहाँ इतनी मिट्टी उड़ती है कुछ ही सालों में वो बढ़कर 4 फुट से जो है 14 फुट तक चौड़ा हो जाता है, और उससे बहुत सारी ज़मीन जो है वो धीरे धीरे करके वेस्ट होने लगती है। हर एक खेत में, हर एक 13-14 बीघा के खेत अगर इतनी सारी जगह जो है वो वेस्ट करता है, और इसकी बजाय अगर अपन 5-7 खेत को सीधा कर दें और एक छोटा सा मार्किंग सिस्टम कर दें और सारे खेत एक जैसे हो जाएं, जिससे पानी का फ्लो भी अच्छा जाएगा और ज़मीन भी कम से कम वेस्ट होती है, तो इसलिए उसमें वो चकबंदी वाला सिस्टम करते हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कंपनी के शेयर्स की, तो कंपनी अपने छोटे वैल्यू के शेयर को बड़े वैल्यू में बदलती है, उसको चकबंदी कहते हैं। इसकी एंट्री आपके काफ़ी काम आएगी और मैंने इसकी एंट्री यहाँ लिखी भी है फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, कि शेयर कैपिटल जो कि 10 रुपये का था, उसको शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹100 ईच में इन्होंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। तो 10 रुपये के शेयर को इन्होंने कितने रुपए पे कन्वर्ट किया है, 100 पर। तो ये हो गया आपका कंसोलिडेशन। और इसका जो अगला पॉइंट होता है वो इससे रिवर्स होता है, उसको बोलते हैं सब डिवीज़न, यानी कि उपविभाजन। इसमें उल्टा चलता है सिस्टम। इसमें ये रहता है कि 100 रुपये के शेयर को आप कितने पर लेकर आओगे, 10 रुपये पर, तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल ऑफ 100 ईच टू शेयर कैपिटल ऑफ 10 रुपये ईच। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसके अंदर है कि अंश पूंजी में अपन को क्या करनी है, कमी करनी है, रिड्यूस करना है। तो अंश पूंजी में अगर हम कमी करेंगे तो इसके अंदर पहला पॉइंट होता है हमारा अयाचित राशि को समाप्त करना, अनकॉल्ड अमाउंट को कैंसिल कर देना। तो ये भी कोई बहुत बड़ा फायदे का काम नहीं। ये ऊपर भी आपने देखा कि शेयर को 10 का 100, 100 का 10 करना, तो वो भी आपके लिए कोई बहुत बड़े बेनिफिट के जो है वो काम होते नहीं, लेकिन ठीक है कि उससे आपका कन्वर्जन आदि जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पर आप ये कर रहे हो कि अनकॉल्ड मनी को कैंसिल कर रहे हो। दैट मीन्स कि अगर आपका शेयर 10 रुपये का था, 7 रुपये आप मंगा चुके हो और आपने 3 रुपये अभी भी बाकी पड़े, तो कंपनी ये कहती है कि भाई ये 3 रुपये जो हम हैं वो हम मंगाएंगे ही नहीं, और हमारे शेयर की फुली जो पेड अप वैल्यू होगी वो कितनी रहेगी, 7। रही बात कि 10 का शेयर 7 करने का फ़ायदा क्या हुआ, तो फ़ायदा ये होता है कि कंपनी के काफ़ी सारे काम जो होते हैं वो कंपनी को तभी जो है हो पाते हैं जब कंपनी अपने शेयर को फुली कॉल्ड अप पेड अप कर पाती है। जैसे अगर आप रिडम्पशन करना चाहो, बोनस शेयर देना चाहो, तो ये सारा आपके तभी हो पाता है जबकि आप जो है वो शेयर को फुली पेड अप करो। तो कंपनी अगर शेयर को 10 की जगह 7 पे ख़त्म कर देगी, तो मतलब 7 रुपये का शेयर अब फुली पेड अप हो चुका है, तो कंपनी उसके लिए कुछ भी करे, किसी भी तरह की डील करे, वो कर सकती है। उसके बाद है नेक्स्ट, सरप्लस कैपिटल को लौटा देना। जैसे कंपनी ने 50 लाख रुपए के शेयर इशू कर रखे हैं, कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं है, 10 लाख रुपए के शेयर वेस्ट पड़े हैं, कुछ काम भी नहीं आ रहे वो पैसे, तो वो पैसा हम लौटा देंगे।
तो उसके लिए वही नॉर्मल एंट्री होगी, पहले पेमेंट ड्यू करेंगे शेयर कैपिटल टू शेयर होल्डर और फिर पेमेंट करेंगे तो एंट्री बनेगी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंड देन लास्ट अगला इसका जो नेक्स्ट है पेड अप कैपिटल को कम करना। तो मोस्टली अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करें तो ये वाला पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसी से ही हमारा जो है वो काम इसके अंदर बनता है। तो इसको मैं एक बार समझा देता हूँ लास्ट पॉइंट को। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे आप अपनी कैपिटल को कम करते हैं या जैसे अपनी लायबिलिटीज़ को कम करते हैं तो वहाँ पर एक आर्टिफिशियल अकाउंट खुलता है जिसका नाम होता है कैपिटल रिडक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं पूंजी कटौती खाता। तो यहाँ हमारा मोटिव बेसिकली यही होता है कि हमारे जो शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, हमारी जो लायबिलिटीज़ है उनकी वैल्यू को हम कैसे भी करके सेटल कर पाएँ, कम कर पाएँ या अपनी एसेट्स की वैल्यूज़ को बढ़ा पाएँ, और उससे जो फ़ायदा जनरेट होगा, उससे जो प्रॉफिट जनरेट होगा, उस प्रॉफिट को अपन अपने लॉस को राइट ऑफ करने के काम में लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपका शेयर पहले 10 रुपये का है और आप अपने शेयर होल्डर्स को जो है वो कन्वे कर पाते हैं, उनको समझा पाते हैं कि अगर कंपनी बंद हो गई तो आपको 10 में से 5 रुपये भी नहीं मिलेंगे और हो सकता है कि कुछ भी नहीं मिले, क्योंकि शेयर होल्डर से पहले, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले जैसे प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट करना पड़ता है, उससे पहले डिवेंचर्स को, उससे पहले सिक्योर्ड लोन को। तो कंपनी की कंडीशन इतनी ख़राब है, जब भी कंपनी को बंद किया जा रहा है तो ऐसा पॉसिबल है कि कंपनी उस लेवल तक पहुँचे ही नहीं और कंपनी उतना दे ही नहीं पाए कि वहाँ तक शेयर होल्डर्स तक का जो है वो पेमेंट पॉसिबल हो पाए। तो इसीलिए कंपनी ये ऑप्शन दे रही है कि भाई अगर आप चाहें तो आप अपना जो है पैसा, शेयर की वैल्यू को हम कम कर रहे हैं, उसमें आप सेटल कर लीजिए, जिससे कि एटलीस्ट ये होगा कि कंपनी चलती रहेगी और कंपनी की शेयर्स की कोई जो है इस तरह की गारंटी नहीं दे सकते। आज शेयर 5 रुपये का है, कल 50 का या 500 का भी हो सकता है, या कंपनी बंद भी हो जाए तो वो भी पॉसिबिलिटी उसके साथ रहती ही है। तो 10 रुपये का शेयर था जिसको हमने 5 रुपये पर कन्वर्ट किया, जो मैंने पहले भी आपको एंट्री में बताया, इसको बोलते हैं सब डिवीज़न, यानी 10 के शेयर को 5 पे बदलना। और फिर उसके बाद अगला काम कि बाकी जो 5 रुपये बच गए हैं वो चले जाएंगे कैपिटल रिडक्शन, यानी कि पूंजी कटौती खाते में हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद अगली एंट्री में हमने ये कहा है कि जैसे डिवेंचर्स है, क्रेडिटर्स है, उसकी वैल्यू कम कर दें। जैसे डिवेंचर्स है 100 रुपये का और हमने कहा कि हम आपके 30 रुपये कम कर रहे हैं, तो डिवेंचर टू कैपिटल रिडक्शन। क्रेडिटर है जो हमें पैसा मांगते हैं, उनको भी हम समझा सकते हैं कि भाई हम आपके जो है 60% 70% पैसे तो दे देंगे, लेकिन बाकी का अमाउंट हम आपका जो है वो कम कर रहे हैं और उसको एज ए बेनिफिट भी कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिडक्शन में। तो दैट मीन्स कि जो भी इस प्रोसेस में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आपको फ़ायदा होगा वो सारा का सारा आप कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, कैपिटल रिडक्शन यानी पूंजी कटौती खाते में। तो हमने उसको भी पूंजी कटौती खाते यानी कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र कर दिया। देन उसके बाद कई बार हमारी जो एसेट्स होती है वो सही वैल्यू पे नहीं होती है, प्रॉपर वैल्यू पे नहीं होती है। जैसे मान लीजिए हमने कोई प्लॉट ले रखा है, उसकी रेट जो है वो 10 लाख से बढ़कर 15 लाख हो गई, लेकिन हम उसको बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट उसमें आड़े आती है, लेकिन हम उसको प्रेजेंट वैल्यू पर लाकर अपने प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। तो जिसकी एंट्री बन जाएगी रेस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। और ये सारा रिडक्शन का काम हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था कि हमारे पास जो इंटेंजिबल एसेट्स पड़ी है जिनसे हमको कुछ मिलता नहीं, फिक्टिशियस एसेट्स पड़ी है जो भी हमको कुछ काम देती नहीं, क्योंकि वो केवल एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं, और बिजनेस का खुद का जो ट्रेडिंग लॉस है वो पड़ा है, वो सारा का सारा हमको राइट ऑफ करना है, जिससे कि हमारी बैलेंस शीट में ऐसी कोई चीज़ ना बचे जिससे कि हम अगर जब डिविडेंड दें तो उसको घटाने से हमारा प्रॉफिट कम हो जाए। तो हम इस कैपिटल रिडक्शन से उन सारी चीज़ों को जो है वो क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। जैसे कैपिटल रिडक्शन में P&L लॉस पड़ा, उसको राइट ऑफ किया, उससे हमने गुडविल और पेटेंट को राइट ऑफ किया, उससे हमने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या P&L के डेबिट बैलेंस, P&L तो खैर मैंने ऊपर लिख दिया है, तो P&L को राइट ऑफ किया, और बाकी जो पैसा बचा वो मैंने कैपिटल रिडक्शन में जो बचा था उसको कैपिटल रिजर्व के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी मैंने यहाँ पे सिर्फ कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, यहाँ सारे वर्ड यूज़ नहीं किए, कि भी एक आध एग्जांपल मैंने जो है इंटेंजिबल का लिख दिया, गुडविल पेटेंट, कुछ फिक्टिशियस के लिख दिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि डिस्काउंट है, अंडरराइटिंग कमीशन है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है, हैवी रिसर्च एक्सपेंस, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मैंने एक दो के एग्जांपल्स लिखे हैं, और इसके बाद जो प्रॉफिट बच जाए उसको अपन ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में एज अ बैलेंसिंग फिगर, कि भी हमने सारा कुछ कर दिया लेकिन उसके बाद भी कैपिटल रिडक्शन का कुछ बैलेंस हमारा बच रहा है, तो वो बैलेंस अपन कैपिटल रिडक्शन के अंदर क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है,
अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन जो है इसमें इसके साथ करके बताता हूँ। और जैसा मैंने अगेन एंड अगेन कहा कि एक यूनिट का एक ही लेसन है और ये नियरली कंप्लीट होने वाला है, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। तो इस लेसन के मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस कराए हैं। तो जो भी वीडियो देखे, लास्ट में भी देखे, बीच में देखे, तो वो स्टार्टिंग से अगर वापस देख लेंगे तो पूरी एक यूनिट आपके कंप्लीट इसमें तैयार हो जाएगी। तो मैं एक छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको करवा रहा हूँ, जिसके अंदर क्वेश्चन में ये है कि एक बैलेंस शीट दी हुई है और बैलेंस शीट के अंदर 100 रुपये का शेयर जो है वो है 5000 शेयर है, 100 रुपये का एक है। तो 5000 शेयर है, 100 रुपये का एक है, तो आप उसको जो है 5000 इंटू 100, 5 लाख एसेट साइड में 2,2800 रुपये की तो एसेट्स है और 2,97,200 रुपये का लॉस है। दैट मीन्स कि जो लॉस है वो टू मच है, बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस है। और उस लॉस के ज़्यादा होने के कारण आप बिजनेस के अंदर देखिए कोई प्रॉफिट नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर कोई रिजर्व नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कंपनी चाहती है, ये सोचती है कि उसका ख़राब टाइम बीत गया है और वो रिकंस्ट्रक्शन की एक योजना बनाना चाहती है। और रिकंस्ट्रक्शन की योजना बनाते समय कंपनी अपने 100 रुपये के शेयर को 40 रुपये पर करना चाहती है, ठीक है। तो इसके अंदर दो चीज़ें हो रही है, एक तो हो रहा है आपका कन्वर्जन और दूसरा आपका हो रहा है रिडक्शन। कंपनी का शेयर है 100 रुपये का, तो कंपनी के पास अभी 5000 शेयर है 100 रुपये के, यानी कि कंपनी के शेयर है जो है कितने रुपए के, 5 लाख रुपए के। लेकिन कंपनी उसको कन्वर्ट कर रही है और कन्वर्ट करके कंपनी अपने 5000 शेयर को कितने रुपए में बदल रही है, सिर्फ 40 रुपये के ऊपर जो है वो उसको बदलने की बात कर रही है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 100 रुपीज़ ईच है, उसको इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ ईच पे करना है, जो कि हो जाएंगे 5 चौक 20, 2 लाख रुपए। और बाकी जो बचेगा, जो अमाउंट आपका रहेगा, वो बैलेंसिंग फिगर आपके कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में। कि जब आपने 5 लाख के शेयर को 2 लाख कर दिया तो इसका मतलब कि आपको 3 लाख रुपए का वहाँ पे क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो वो 3 लाख रुपए का जो फ़ायदा है वो आप कैपिटल रिडक्शन का जो फ़ायदा होगा उससे अपने लॉसेस को क्या करेंगे, राइट ऑफ। तो क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में हमको कितने लॉस लिखे हुए, 297,200, 2,97,200 रुपये का लॉस है। तो 3 लाख रुपए रिडक्शन को डेबिट करेंगे टू P&L जो है 297,200 और बाकी जो बैलेंसिंग फिगर जो बचेगा, जैसा अपन ने अभी पढ़ा है थ्योरी में, कि जो प्रॉफिट बच जाता है उसको अपन का ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिडक्शन में। तो कैपिटल रिडक्शन में आप जो है 2,800 रुपये बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसकी बनेगी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में देखिए हमारा जो कंपनी का नया फॉर्मेट जो है, जो अपन ने काम ले ही रहे हैं, लायबिलिटी एंड इक्विटी, जिसमें शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 2 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व अपना कितना निकला है, 2800। करंट नॉन करंट लायबिलिटी है नहीं। एसेट साइड में एक ही एसेट्स है, नेट सन्ड्री एसेट 2,02,800, करंट एसेट्स बैलेंस शीट में है नहीं। तो इसकी जोड़ भी 2,02,800 आ गई, इसकी जोड़ भी 2,02,800 आ गई। तो दैट मीन्स कि दोनों की टोटल जो है वो आपके इक्वल हो गई और आपका क्वेश्चन जो है वो इसमें करेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कुछ अलग है ही नहीं। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली आपका परचेज मेथड ही है जो हमने पहले पढ़ा है। तो दैट मीन्स कि आप आराम से चीज़ों को जो है सीख कर, और ये पूरा 20 नंबर का जो एक यूनिट का एक लेसन है वो आपके कंप्लीट हो जाएगा। और इसके 1-2 क्वेश्चंस जो है इंटरनल के और एक आध एक्सटर्नल का क्वेश्चन जो है मैं करा दूंगा, जिससे कि ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।